आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में विष्णु प्रभाकर एक जाना पहचाना नाम है। आलोच्य एकांकी वापसी की रचना विष्णु प्रभाकर ने की है। यह एक रेडियो एकांकी है। विष्णु प्रभाकर अपने एकांकियों के कथानक प्रायः आधुनिक समाज और आम व्यक्ति के अंतर्मन में आलोड़ित मनोभावों से ग्रहण करते हैं। उन्होंने गद्य की प्रायः सभी विधाओं में लिखा है। स्वभाव से वे आदर्शवादी, विशेषकर गांधी दर्शन से प्रभावित हैं। फिर भी उनके साहित्य में सामाजिक विसंगतियों के प्रति तटस्थ किंतु यथार्थोन्मुखी भाव के दर्शन होते हैं। उनके एकांकियों के पात्र प्रायः भावुक मनस्थितियों से घिरे होते हैं, किंतु अंतिम स्थिति में वे अतिशय भावुकता से बाहर निकलकर अपने पात्रों को व्यावहारिक स्थितियों में ले आते हैं। उनके एकांकियों में प्रयुक्त कथोपकथन सहज एवं भावपूर्ण होते हैं। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित वापसी नामक रेडियो एकांकी की कथा भारत और पाकिस्तान के बीच में सन 1965 के सितंबर और अक्टूबर माह में होने वाले युद्ध से संबंधित है। कश्मीर के एक गांव के निकट रात्रि से प्रातःकाल तक इस एकांकी की कथा का घटनाक्रम नियोजित किया गया है। वस्तुतः यह रंगमंची एकांकी न होकर यह एक सफल ध्वनि अर्थात रेडियो नाटक है। इस नाटक में दृश्य संयोजना इस प्रकार से की गई है कि रंगमंचीय क्रियात्मकता की तुलना में ध्वनि संयोजना अधिक मुखर एवं प्रभावी ढंग से प्रस्तुत हो सके। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। दोनों देशों की सीमा के आसपास तोपों के गोलों की आवाज़ आ रही है। बीच बीच में सायरन भी बज रहे हैं। इन सब के बीच आकाश में जेट हवाई जहाज़ों और विमान भेदी तोपों की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। कुछ समय पहले एक विमान धरती के बहुत निकट आकर वापस चला गया था। उस विमान से शत्रु सेना के कुछ छाताधारी सैनिक, जिन्हें इस एकांकी में छतरीधारी सैनिक कहा गया है, कश्मीर के एक गांव के निकट खेतों में उतरते हैं। ये सैनिक जासूस किस्म के हैं तथा इनका काम पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों को संकेत देना है ताकि वे इस गांव के आसपास बने हुए हवाई अड्डे पर बमबारी कर उन्हें बर्बाद कर सके। इन सैनिकों में बुनियाद नाम का शत्रु सेना का कप्तान रहता है। उसकी सहायता के लिए मुनीर और मकसूद नाम के सैनिक रहते हैं। इनके साथ असगर नाम का एक सैनिक भी रहता है जो इस एकांकी का मुख्य पात्र है। असगर का मुख्य कार्य पाकिस्तानी सैनिक विमानों को बमबारी के लिए संकेत देना है। असगर नाम का यह युवक भारत के विभाजन के पूर्व कश्मीर के उसी गांव में रहता था जिसके पास के हवाई अड्डे पर पाकिस्तानी सेना द्वारा आक्रमण करने का उसे आदेश मिला है। यहाँ आने के बाद जब वह इस गांव की भूमि को देखता है तो उसे अपने बचपन की याद आने लगती है। उसके मन में अंतर्द्वंद प्रारंभ हो जाता है। एक तरफ उसके सामने अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए पाकिस्तानी सेना के आदेश का पालन करने की व्यवस्था है, तो दूसरी ओर उसके मन में यह द्वंद उठता है कि जिस स्थान पर वह पला बढ़ा और उसने शिक्षा प्राप्त की तथा उस गांव के लोगों से उसे जो निस्वार्थ प्यार मिला, अब कैसे वह अपने पाकिस्तानी सेना प्रमुखों के आदेशों का पालन करते हुए इन लोगों को तबाह कर पाएगा। उन तरक्की पसंद बेफिक्र लोगों पर बमबारी करवाने के लिए उसे पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों को इशारा देना होगा। वह सोच रहा है कि वह यह सब कैसे कर पाएगा। उसके साथी मकसूद और मुनीर उसे बार बार टोकते हैं कि वह अपना कर्तव्य भूलकर न जाने क्या सोचने लगा है। उसके साथी मकसूद और मुनीर उसे बार बार टोकते हैं कि वह अपना कर्तव्य भूलकर न जाने क्या सोचने लग गया है। वे एक खेत से दूसरे खेत में छुपते फिर रहे हैं और इस तरह सुबह हो जाती है। इस बीच भारत के इंस्पेक्टर और गांव के कुछ प्रमुख लोगों को इस बात का आभास हो जाता है कि कुछ छतरीधारी पाकिस्तानी सैनिक इस क्षेत्र में आए हैं
और इस गांव के पास के खेतों में छिपे हुए हैं। वह इंस्पेक्टर गांव के चौधरी और कुछ अन्य व्यक्तियों को लेकर वहां आता है और ट्रैक्टर की सहायता से खेतों में खड़ी फसल को कटवाकर एक एक कर अपने साथियों की सहायता से शत्रु सेना के इन सैनिकों को या तो मार गिराता है या पकड़ लेता है। अंतर्द्वंद से आक्रांत असगर अंततः यह निर्णय लेता है कि अब उसे अपनी उस मातृभूमि के साथ गद्दारी नहीं करना है जहां उसने जन्म लिया है, फिर चाहे इसका कुछ भी परिणाम हो। वह अपने साथी मकसूद को भी समझाता है और अंत में आत्मसमर्पण कर देता है। असगर गांव के चौधरी को पहचान लेता है और कहता है कि मैं इसी गांव का बेटा हूं। मेरे पिता का नाम चौधरी लतीफ़ है और बचपन में मैं आपको ताऊ कहता था। अब मेरे साथ जो भी व्यवहार होगा और मुझे जो भी सज़ा मिलेगी उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। चौधरी पहले तो उससे पहचानने से इनकार करता है और फिर कहता है कि तुम पाकिस्तानी जासूस हो और हमें बुलावे में डाल रहे हो। वह अपने साथियों को उन दोनों को बांध कर ले जाने का आदेश देता है। इसके साथ ही चौधरी भी अंतर्द्वंद की स्थिति में आ जाता है। उसे लतीफ़ का स्मरण होने लगता है। उसे याद आता है कि इस बालक को कभी मैंने अपनी गोद में खिलाया है। यह राम सिंह के साथ खेल खेल कर बड़ा हुआ है। आज यह दुश्मन है, जासूस है। यह कैसा मिलन है। मैं इसे पहचानता हूँ और यह भी अपनी धरती को पहचान गया है। एक ही धरती है और एक ही आसमान है, फिर भी आदमी ही आदमी का दुश्मन बना हुआ है। कहीं कोई आदमी है तो वही आदमी कहीं आदमी नहीं, दुश्मन है, शत्रुओं का जासूस है। मिलन भी हुआ तो किन स्थितियों में, और उसकी वापसी भी हुई तो किन स्थितियों में। वह तो जासूस है और जासूस की सज़ा। यह कैसा मिलन है। चौधरी के इसी भाव विभोर कर देने वाले संवाद के बीच गोलियों के चलने की आवाज़ के साथ एकांकी का पटाक्षेप हो जाता है। हिंदी साहित्य में किसी भी गद्यांश की व्याख्या करने के लिए सामान्यतः निम्नांकित बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। सबसे पहले व्याख्या के लिए प्रस्तुत गद्यांश, जिसे अवतरण भी कहते हैं, का संदर्भ प्रस्तुत करना होता है। संदर्भ में उस रचना का नाम बतलाना होता है जिसमें से गद्य का वह अंश व्याख्या के लिए लिया गया है। उसके पश्चात संदर्भ में रचनाकार का नाम बतलाना होता है। संदर्भ के पश्चात प्रसंग बतलाना चाहिए। व्याख्या के लिए जो अंश प्रस्तुत किया गया है वह रचना के कौन से प्रसंग से लिया गया है, अर्थात उस गद्यांत का संबंध पूर्वकथा से किस तरह है, यह बतलाना आवश्यक होता है। जब तक प्रसंग नहीं बतलाया जाएगा तब तक व्याख्या के लिए प्रस्तुत गद्यांश में अंतर्निहित भावों तक नहीं पहुंचा जा सकेगा। प्रसंग के पश्चात व्याख्या करनी चाहिए। व्याख्या का तात्पर्य अनुवाद नहीं है। व्याख्या का अभिप्राय आलोच्य गद्यांश का शाब्दिक हेरफेर भी नहीं है। व्याख्या में हमें शब्दों के फेर में न पड़ते हुए मूल भावों को समझकर उन्हें समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। व्याख्या के पश्चात कुछ शिक्षाविद केंद्रीय भाव बतलाने की बात भी कहते हैं। यह भी एक तरह से व्याख्या का ही अंग है। इसे व्याख्या के साथ भी रखा जा सकता है और अलग से भी बतलाया जा सकता है। व्याख्या के पश्चात गद्य सौंदर्य के अंतर्गत भाषा शैली, शब्द शक्ति, शब्द गुण, तुलनात्मकता तथा अन्य महत्वपूर्ण कोई बात हो तो वह बतलाना चाहिए। कभी कभी कुछ विद्यार्थी गद्यांश में अंतर्निहित मनोविज्ञान अथवा दार्शनिक भावों को भी बतलाते हैं। बुनियाद। तुम शायद सो रहे हो, इसी बूते पर तुम हमारे साथ आए हो। क्या तुम नहीं जानते कि इस वक्त एक एक लम्हा हमारे लिए कितना अहम है। असगर: जी मैं जानता हूँ। यह भी जानता हूँ कि हवाई अड्डे पर हमला करने वाले जहाज़ों को मुझे इशारा करना है। खतरे का यह काम मैं बखूबी करने को तैयार हूँ। प्रस्तुत गद्यांश अवतरण गद्य पंक्ति विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखे गए रेडियो एकांकी वापसी से लिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा है। कश्मीर के एक गांव के निकट बने हवाई अड्डे पर हवाई आक्रमण करने के लिए पाकिस्तानी सेना के वायुयान तैयार हैं। उन्हें आक्रमण के संकेत देने के लिए पाकिस्तानी सेना की एक छोटी फौजी टुकड़ी वायुयान से गांव के निकट खेतों में उतार दी गई है। बुनियाद इस टुकड़ी का कप्तान है तथा असगर वह सैनिक है जिसे
पाकिस्तानी सेना के विमानों को आक्रमण करने के लिए संकेत देना है। जब कप्तान बुनियाद ने अहमद और अब्दुल नामक 2 सैनिकों को गांव में जाकर हिंदू और मुसलमानों के बीच वैमनस्य फैलाने का आदेश देकर उन्हें रवाना किया, तब असगर को देखकर मुनीर ने पूछा कि तुम अनमने से क्यों हो? क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? असगर के चौंकने पर बुनियाद ने कहा कि तुम यहाँ काम करने के लिए आए हो या सोने के लिए आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि युद्ध के समय एक एक क्षण का कितना अधिक महत्व होता है? समय चूकने पर बहुत सारे अवसर हाथ से निकल जाते हैं। बुनियाद के बात को सुनकर असगर ने अपने कप्तान को आश्वस्त किया कि वह अपने कर्तव्य को अच्छी तरह जानता है। वह यह भी जानता है कि जब पाकिस्तान के वायुयान भारत के हवाई अड्डे पर आक्रमण करने के लिए आएंगे तो उसे ही उन्हें इशारा संकेत करना है और इस काम को अच्छी तरह करने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। आलोचक गद्यांश में कश्मीरी और पाकिस्तानी व्यक्तियों की प्रकृति और बातचीत करने की प्रवृत्ति के अनुसार उर्दू मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया गया है। आलोचक गद्यांश में अमिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। आलोचक गद्यांश में प्रसाद शब्द गुण का प्रयोग हुआ है। इस गद्यांश के माध्यम से एकांकी की कथा में आने वाली घटनाओं का संकेत मिलता है। इस गद्यांश में असगर की संभ्रम संपूरित मानसिकता का बोध होता है। इसी अंश के माध्यम से आने वाले समय में उसके मन में जो अंतर्द्वंद होने वाला है उसका आभास होने लगता है। इस कथोकथन के द्वारा एकांकी की कथा में विकास की भूमिका बन रही है। असगर चौंक कर, अरे यह क्या है? ओह, यह तो वह पुराना खंडर है, धुंधलके में कैसा नजर आता है। पास आकर, वही है, आज भी वैसे ही खड़ा है। शायद कोई इसकी देखभाल नहीं करता। एक एक ईंट करके यह खत्म हो रहा है। सब कुछ खत्म हो जाता है, अमन भी, जंग भी। यह जंग भी खत्म हो जाएगी। असगर का यह संवाद स्वगत कथन के रूप में है। मकसूद को एक स्थान पर छोड़कर असगर खंडहर की ओर, उस खंडहर की ओर जाता है जहाँ कभी वह बचपन में जाया करता था। उस खंडहर को देखकर उसे जो कुछ भी अनुभव होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। खंडहर को देखकर असगर कहता है कि यह वही पुराना खंडहर है जहाँ मैं पहले आया करता था। धुंधल का है, बहुत पुराना भी प्रतीत हो रहा है, किंतु खड़ा तो आज भी यह वैसे ही है जैसे पहले था। देखभाल नहीं होने से इसकी एक एक ईंट निकलकर इसके अस्तित्व को जैसे निगल जाना चाहती है। यह संसार परिवर्तनशील है। यहाँ पर धीरे धीरे समय के प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्या बस्तियाँ, क्या वहाँ के लोग, क्या उन बस्तियों की शांति, अमन, चैन, छोटे या बड़े स्वार्थों के लिए होने वाले युद्ध, सभी कुछ एक एक करके समाप्त हो जाएंगे। इन पंक्तियों में रचनाकार विष्णु प्रभाकर ने संसार की परिवर्तनशीलता और उसकी नश्वरता के संबंध में असगर से कहलवाया है। असगर, वह कैसी मजबूरी थी। इसी धरती पर हमारे बड़े पैदा हुए, इसी धरती की गोद में वे सब सो गए। उनके मन में कभी यहाँ से जाने का ख्याल आया ही नहीं। प्रसंग पूर्वानुसार असगर का स्वगत कथन। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति में असगर जैसे उस व्यक्ति का अंतर्द्वंद इन पंक्तियों में परिलक्षित हो रहा है जो भारत के विभाजन के पूर्व भारत में रहते थे और विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए थे। यहाँ के लोगों ने तो कभी यह नहीं सोचा था कि देश का विभाजन हो, चाहे मुसलमान हो या हिंदू। किसने यहाँ से जाने का निर्णय थोपा? असगर अपने आप से प्रश्न करता है कि वह कैसी और कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण हमें यहाँ से जाना पड़ा। हमारे पूर्वज इसी धरती पर पैदा हुए, यहीं पर उन्होंने काम किया, सुख और चैन की जिंदगी बसर की और यहीं इसी धरती की गोद में सब के सब सो गए। कभी भी उनके मन में यह विचार नहीं आया कि हमें इस जगह से कहीं और जाना चाहिए।
आलोच्य पंक्तियों में असगर का अंतर्द्वंद दिखलाई दे रहा है। असगर, उसके बाद क्या होगा? यह सोचने का हमें कोई हक नहीं है। हमें सोचने का कोई हक है ही नहीं। हम आज़ाद कहाँ हैं? हम बोल नहीं सकते, हम लिख नहीं सकते। क्या हम भेड़ बकरियों की झुंड की तरह नहीं, जिधर हाँक दिया चल पड़े? मकसूद और असगर का संवाद। असगर को खोजते हुए मकसूद आता है और कहता है कि हमें इस स्थान पर काफ़ी देर रहना होगा। वह असगर से पूछता है कि उसके बाद क्या होगा। मकसूद की इस बात का उत्तर देते हुए असगर कहता है कि हम सैनिक हैं। हमें किसी भी प्रकार की कोई बात सोचने अथवा करने का कोई अधिकार नहीं है। जैसा आदेश हमें हमारे अधिकारियों के द्वारा मिलता है, हमें केवल उसका पालन करना होता है। यह सही है अथवा गलत है, वह उचित है अथवा अनुचित है, ये सब बातें हमें कहने अथवा सोचने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने आप को आज़ाद नहीं कह सकते, क्योंकि हमें न तो बोलने की अर्थात अपने विचारों को रखने की आज़ादी है और न ही अपने विचारों को लिखने की स्वतंत्रता है। जब हमारे पास हमारी वैचारिक स्वतंत्रता नहीं है, तो हम अपने आप को आज़ाद कैसे कह सकते हैं? इन पंक्तियों में असगर के माध्यम से एक सैनिक, एक अनुशासित सैनिक की व्यवस्था और उसकी वैचारिक पराधीनता की बात कही गई है। प्रायः यही होता है। सभी देशों की सेनाओं में कार्य करने वाले सैनिकों के सामने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता है। यहाँ एक सैनिक के मनोविज्ञान को प्रस्तुत किया गया है। असगर, आए हैं लेकिन मन से नहीं। मन की आज़ादी है ही कहाँ? एक दिन यहाँ से जाने को मजबूर हुए, आ जाने को मजबूर हुए हैं। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? मकसूद और असगर का संवाद। यहाँ पर असगर अपनी एक नागरिक की, एक उस नागरिक के मन की पीड़ा को व्यक्त कर रहा है जिसे विभाजन के बाद अपनी अनिच्छा से दूसरे देश में जाना पड़ा। जब यहाँ से विस्थापित हुए तब भी हम मजबूर थे, और आज जब हम यहाँ आए हैं तब भी मजबूर हैं। यही तो एक नागरिक, एक उस नागरिक की जो सैनिक भी है की व्यवस्था है। इन पंक्तियों में असगर की अंतर्द्वंदपूर्ण मानसिकता को बतलाया गया है। असगर हंसकर, ये लो, बुझा लो अपनी प्यास। लेकिन पानी से क्या इंसान की प्यास बुझती है? उसकी प्यास बुझ सके, शायद ऐसी कोई चीज अभी तक खोज नहीं पाया है। असगर और मकसूद का वार्तालाप। असगर के इस कथोपकथन में विष्णु प्रभाकर ने मनुष्य के जीवन दर्शन को बतलाया है। मनुष्य की इच्छाएं उसकी कभी न तृप्त होने वाली प्यास के समान है। वह कितना भी प्रयत्न कर ले, वह कितनी ही इच्छाओं को पूर्ण कर ले, किंतु थोड़े समय के बाद उसे लगेगा कि कुछ ऐसा है जो उसके पास नहीं है। मनुष्य विज्ञान के क्षेत्र में कितनी ही उन्नति कर ले, किंतु अभी तक वह ऐसी कोई चीज़ नहीं खोज पाया है जिससे उसे लगे कि उसकी प्यास बुझ सकती है। इस अवतरण में असगर के माध्यम से एकांकीकार ने मनुष्य की मनोवृत्तियों, इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के संबंध में अपने दार्शनिक विचारों को प्रस्तुत किया है। असगर, दुश्मनी का माहौल जैसे सच्चाई है, बाकी सब झूठ है। दुश्मनी का माहौल, क्या यह माहौल बदल नहीं सकता? क्या हम कभी एक दूसरे को प्यार नहीं कर सकते? क्या इंसान। असगर और मकसूद का वार्तालाप। असगर के माध्यम से रचनाकार ने यह बतलाने की चेष्टा की है कि भौतिकता की इस दौड़ में
राजनीति के प्रभाव से विश्व के राष्ट्रों के बीच स्वार्थों को लेकर दुश्मनी का वातावरण बना हुआ है। प्रश्न यह है कि क्या यह पारस्परिक दुश्मनी का वातावरण ही सत्य है, बाकी सब व्यर्थ है? क्या कोई ऐसा नहीं है जो इसे बदल सके और कुछ ऐसा वातावरण बनाए जिससे आदमी आदमी के बीच में प्यार हो जाए? असगर के इस कथन के द्वारा विष्णु प्रभाकर अपनी रचना प्रक्रिया पर पड़े महात्मा गांधी के दर्शन के प्रभाव में वैश्विक प्रेम की बात कह रहे हैं। असगर, चुप रहो। उन्होंने हमारे साथ कौन सा अच्छा सलूक किया है? ये सियासत वाले हर मुल्क में अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपस में लड़ा करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। प्रसंग पूर्वानुसार। इन पंक्तियों में असगर के माध्यम से विष्णु प्रभाकर ने यह बतलाने की चेष्टा की है कि प्रायः सभी राष्ट्र सामान्य समस्याओं और अपनी असफलताओं से अपनी प्रजा का ध्यान हटाने के लिए पड़ोसी राष्ट्रों से दुश्मनी का वातावरण निर्मित करते हैं और आपस में लड़कर आम जनता को परेशान करते हैं। वापसी एक रेडियो एकांकी है जिसके माध्यम से इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर ने अपने मानवीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ की दुश्मनी आम जनता को कितना शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट देती है, वह सारी भावना इस एकांकी में असगर के माध्यम से सामने आई है। इस दृष्टि से वापसी नाम का यह ध्वनि एकांकी एक उद्देश्यपूर्ण एकांकी है। इस एकांकी में राष्ट्र प्रेम, मानवता और कर्तव्य की भावना को लेकर रचनाकार भावुक हो गए हैं। यह बात असगर के अंतर्द्वंद से सामने आती है। इस एकांकी के कथोपकथनों में वातावरण और परिस्थितियों के अनुरूप उर्दू भाषा का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। रेडियो तकनीक की दृष्टि से यह एक सफल एकांकी है।